गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ शारदा देवी गहलोत, लेक्चरर ज्योग्राफी एट प्रेजेंट रावलावाड़िया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावलावाड़िया, ब्लॉक मसूदा, डिस्ट्रिक्ट अजमेर में कार्यरत हूँ। और मैंने पहला वीडियो जो बनाया था मानव भूगोल के मूल तत्व का पहला पार्ट, उसमें मैंने सबकी परिभाषाएं वगैरह अच्छे से करा दी हैं। उस वीडियो को बहुत ध्यान से आप समझें, पढ़ें। बच्चों, मानव भूगोल देखने में बहुत सरल सा शब्द भी लगता है और बहुत टिपिकल भी है और बहुत सरल भी है। बहुत टिपिकल भी है और बहुत सरल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अरुचिकर भी है। दोनों तीनों बातें इसमें नजर आती हैं। शुरू में ही अगर हमारे समझ में आ जाता है कि मानव भूगोल है क्या, तो फिर आगे हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। मानव भूगोल की परिभाषाओं में मैंने बताया कि 18वीं शताब्दी से पहले मानव भूगोल का कोई उदय नहीं था। 18वीं शताब्दी से ही थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताना शुरू किया। मानव भूगोल भी कुछ है। उससे पहले क्या भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ाई होती थी। भौतिक भूगोल के बारे में सभी कुछ बताते थे। अब 18वीं शताब्दी के बाद में इसका विकास होना शुरू किया धीरे धीरे। अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत प्रकट किए थे। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा चैप्टर, मानव भूगोल के मूल तत्व। उसमें दूसरा अध्याय है, क्या है वो? विश्व की प्रमुख जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजाति, विश्व की प्रमुख जनजाति से मतलब है मेरा कि पूरी पृथ्वी पर वातावरण एक सा नहीं है। वातावरण से मतलब तापमान, धरातल, ये सब अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग होने की वजह से वहां के लोगों का आचरण व्यवहार भी अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें आता है मनुष्य। भाई जनजाति किसकी बनी? मनुष्य की बनी। तो मनुष्य के बारे में आप पहले समझ लो, मनुष्य क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रकृति के साथ में कैसी भी प्रकृति हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी तापमान हो, कैसे भी धरातल हो, उसमें प्रकृति कैसी कठोर हो, सम हो, नम हो, कैसी भी हो, उसमें समायोजन कर लेता है और समायोजन करके वो उसमें रहना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वो समायोजन करके रहना शुरू कर देता है तो हमारा मनुष्य ने इतना अधिक विकास कर लिया, हर क्षेत्र में वो विकसित होता गया। कुछ मानव के समूह ऐसे हैं जो अभी भी पुरानी स्थितियों में चले आ रहे हैं। वो ही क्या कहलाए गए? जनजाति। यानी मानव का एक विशाल समूह मिलकर के अभी भी, यानी मानव इतना विकसित हो गया, हर क्षेत्र में विकास कर गया, उसके बावजूद भी कुछ समूह ऐसा है कि जो कि अपने पुराने ही स्थिति में रह रहा है। और उन समूहों को 6 जनजातियों में बांटा है। कौन कौन सी? पहली तो है ठंडे एवं ध्रुवीय प्रदेश की जनजातियां। बच्चों, जो अर्थ है, धरती है, उसका 2 पोल है, 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो है वहां केवल बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव में ध्रुवीय प्रदेशों की जनजातियां ठंडे एवं उत्तरी ध्रुव में ठंडा ही है, ठंडक है। तो वहां की जनजातियां कौन कौन सी हैं? एस्किमोस, सैमोयड्स, याकूत, तुंग, ये जनजातियां हैं ठंडे प्रदेशों की। दूसरा नंबर आता है विषुवत रेखीय सघन वनों की जनजातियां। विषुवत रेखीय जो बीचों बीच में 0 डिग्री की जो रेखा है हमारी, वो विषुवत रेखा है। 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण में और 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर में का जो पोर्शन है वो हमारा विषुवत रेखीय सघन वन की जनजाति। विषुवत रेखीय सघन वन
की जनजातियों से मतलब है विषुवत रेखा का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। विषुवत रेखा पर जो सूर्य है वो सीधा चमकता है। वहां 12 घंटे के दिन होते हैं तो 12 घंटे की रात्रि होती है और तीनों मौसम एक साथ होते हैं। तीनों मौसम वहां पे विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर है। 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात्रि, ठीक है। तीनों मौसम गर्मी, बारिश और शीत ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, तीनों ऋतुएं एक ही दिन में होती हैं और बहुत जबरदस्त बारिश होती है वहां। इसकी वजह से दलदलीय क्षेत्र और वहां पर क्या सघन वन है, तो वहां पर भी रहने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, ठीक है। ये आपको याद रखने की चीजें हैं। ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की जनजातियां कौन कौन सी, उनके क्या नाम है, ठीक है। और विषुवत रेखीय सघन वनों की जनजातियां कौन कौन सी हैं? ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की जनजातियां एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत, तुंग, ये है। विषुवत रेखीय पिग्मी, सेमांग, सकाई है, ठीक है। अब आता है उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल की जनजाति। ये क्या है? उष्ण यानी गर्मी, शुष्क यानी शुष्क, है ना, शुष्क क्षेत्र, वहां कालाहारी मरुस्थल है, वहां की रहने वाली जनजाति कौन सी है? बुशमैन। अब आता है चौथा नंबर, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जनजाति। उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्रों में जो घास के मैदान होते हैं वहां की जनजाति कौन है? घुमक्कड़ जनजाति है मेन तो। और घुमक्कड़ में कौन कौन से आते हैं? मसाई और बद्दू। ये प्रश्न बनता है, मसाई और बद्दू कौन सी जातियां हैं? ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जनजातियां हैं। और कौन सी हैं? घुमक्कड़ जनजाति हैं, मसाई और बद्दू, ठीक है। अब आता है समशीतोष्ण कटिबंधीय मैदान की जनजाति। समशीतोष्ण यानी कम ठंडक वाले, ठंडक है जैसे यहाँ गर्म था और शुष्क था, ऐसे यहाँ ठंडा। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वाली जनजाति कौन सी है? किर्गिज, ठीक है। उष्ण शुष्क जो आई बुशमैन थी अकेली, और समशीतोष्ण में अकेली कौन है? किर्गिज। फिर आता है दुर्गम पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की जनजातियां, वह भील, गौंड, संथाल, मीणा, नागा, ये जनजातियां हैं। बच्चों अब हमारे जो कोर्स में वो है पहली ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की जनजाति में एक्सकीमो जनजाति है, और दूसरी है उष्ण शुष्क कालाहारी मरुस्थल की जनजाति कौन सी? बुशमैन। फिर तीसरी है भील, दुर्गम पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की जनजातियां कौन कौन है? भील, गौंड और मीणा, ये जनजातियां हमारे कोर्स में हैं। मीणा जनजाति राजस्थान से संबंधित है और भील भी राजस्थान से है और विश्व से भी संबंधित है भील का। तो ये जनजातियों के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। अब ये देखा जाता है कि जनजातियों के बारे में हम क्या पता करें, तो उनकी पहले पहचान क्या है, निवास स्थान क्या है, कैसी वहां की जलवायु में ये अपने आप को समायोजित करते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, इनका खान पान कैसा है, ठीक है। तो अब हमारे जो कोर्स में है वो कौन सी है? एस्किमो जनजाति को कई नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में कई नाम हो जाते हैं। जैसे एस्किमो जनजाति को क्या कहते हैं? कच्चा मांस खाने वाली जनजाति। क्या कहते हैं एस्किमोज को? कच्चा मांस खाने वाली जनजाति एस्किमोज है। आदिम जनजाति, आदिम मानव वाली जनजाति एस्किमोज है। बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति, ये क्या है? एस्किमोज, ठीक है। अब इसके एस्किमोज के दूसरे और भी नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स कहते हैं, किसको? एस्किमोज को। एस्किमो जनजाति को उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स भी कहते हैं। कुछ स्थानों पर एस्किमोज जनजाति को ही याकूत बोलते हैं। कुछ स्थानों पर उत्तरी साइबेरिया बहुत बड़ा क्षेत्र है रसिया के पास, और रसिया में आता है उत्तरी साइबेरिया, और वो उसमें सेमोयड्स कुछ स्थानों पर बोलते हैं उसको, एस्किमो को
याकूत भी बोलते हैं, तुंग के नाम से भी जाना जाता है। और स्कैंडिनेविया में लेप्स बोलते हैं। वैसे लेप्स मीन्स लंगूर, लेकिन इसको यहाँ पे स्कैंडिनेविया में लेप्स के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे एस्किमोस का निवास क्षेत्र वगैरह सब। एस्किमोस को इन नामों के बाद में अब नंबर आता है कि ये कैसे दिखते हैं, इनकी पहचान किससे है। इनकी पहचान है भूरा रंग होता है इनका, चौड़ा जबड़ा होता है, सपाट चेहरा होता है, भद्दे काले बाल होते हैं, मजबूत दांत होते हैं, हष्टपुष्ट शरीर होता है, गंभीर और विवेकशील और हंसमुख होते हैं और इनका स्वभाव स्थिर होता है। ठीक है, अब आता है ये कैसी जलवायु में रहना पसंद करते हैं। ये कैसी जलवायु में रहना पसंद करते हैं, पसंद क्या है, रहते हैं, इनकी मजबूरी होती है। जलवायु इन जहां ये रहते हैं वहां की जलवायु क्या होती है, तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है और वनस्पति होती नहीं है, कोई भी खेती वगैरह नहीं होती है, वहां नील वनस्पति होती है। वहां बर्फीली आंधियां चलती रहती हैं हर समय और बारिश होती है तो बर्फ की बारिश होती है। ये वहां के तापमान है, तापमान 0 डिग्री से भी कम। ठीक है, और वनस्पति है ही नहीं और बर्फीली आंधियां चलती हैं और क्योंकि उत्तरी ध्रुव का ध्रुवीय क्षेत्र के ये हैं निवासी, तो बर्फीली आंधियां चलती रहती हैं, बारिश होती है वो भी बर्फ की होती है। फिर ग्रीष्म काल केवल 3 महीने का आता है, गर्मी जो आती है 3 महीने की आती है और वो भी हल्के रंगीन फूल मिलते हैं। वनस्पति में क्या उगती है, हल्की हल्की छोटी छोटी घास, काई है, लाइकेन है, ये जमी हुई मिलती है बस ग्रीष्म काल में, यही वनस्पति होती है, यानी पेड़ नहीं होते, यानी कि 1 सेंटीमीटर आधी सेंटीमीटर की ये वनस्पति होती है इनकी। ग्रीष्म काल इनका 3 महीने का ही होता है। अब आता है पशु। अब इनके वहां पे पशु कौन कौन से, ध्रुवीय भालू होता है, कुत्ते होते हैं, रेंडियर होता है, खरगोश होता है, ये क्या है इनके वहां पशु हैं। ठीक है, खरगोश वगैरह शिकार करते हैं, कुत्तों की मदद से मछली का शिकार करते हैं। ठीक है, अब आता है समुद्री जीव। समुद्री जीव में व्हेल मछली होती है, सील मछली होती है, वालरस मछली, ये समुद्री जीव इनके वहां पे मिलते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। बच्चों जलवायु में मेन क्या था कि तापमान क्या है, 0 डिग्री से कम। ठीक है, वनस्पति क्या है, नहीं मिलती बिल्कुल भी, और ग्रीष्मकाल कितना, 3 महीने का है। ठीक है, और हल्की हल्की 1 सेंटीमीटर आधी सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की केवल वनस्पति 3 महीने जो ग्रीष्मकाल होता है उसमें उगती है। ठीक है, फिर पशु क्या है, कुत्ते, रेंडियर, ध्रुवीय भालू, खरगोश वगैरह होते हैं। समुद्री जीव में मछलियां बता दी 3 तरह की, व्हेल मछली, सील मछली, वालरस मछली। अब आर्थिक क्रियाएं क्या करते हैं, आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। आखेट का मतलब शिकार। इनके ये शिकार 3 ऋतुओं में 3 तरीके से करते हैं। ठीक है, शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट यानी बर्फ ही बर्फ जमी होती है इनकी, वहां पे वो क्या करते हैं, शीतकालीन आखेट में ये 2 तरह का आखेट करते हैं ठंड के दिनों में। माऊ पाक क्या है, एक आखेट का नाम है, शीतकालीन आखेट का नाम है। एक तो माऊ पाक है, दूसरा क्या है, इतर पाक। कह माऊ पाक का दूसरी विधि है इतर पाक। ठीक है, एक तो माऊ पाक और दूसरा है इतर पाक, ये शीतकालीन ही आखेट है। ठीक है, अब माऊ पाक में वो क्या करते हैं, बर्फ में क्या करते हैं, पहले से एक मछली की हड्डी पहले से लगा देते हैं। इनके सारे जितने भी नाव वगैरह बनाते हैं, जितने भी हथियार वगैरह बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी मछलियों की हड्डियों के, कांटों के बनाते हैं। ठीक है, तो हार्पून नाम का एक कांटा होता है, भालेनुमा, बारीक तीखा, उसको ये बर्फ में गाड़ देते हैं पहले से। बर्फ में मछली की हड्डी को पहले से गाड़ देते हैं बर्फ में पहले से ही। फिर जैसे ही मछली उसके पास से गुजरती है, हड्डी के पास से हिलने लगती है हड्डी, जैसी हड्डी हिलती है वैसे ही वो क्या करते हैं, हार्पून नाम का जो भाला है उसमें छेद कर देते हैं बर्फ में और उस मछली का शिकार कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, माऊ पाक, यानी हड्डी लगा दी पहले से और मछली जैसी वहां से गुजरी हड्डी हिलेगी
और वो हार्पून से शिकार करेंगे, वो क्या होगा, माउपाक। दूसरी विधि है इतरपाक। इतरपाक में क्या करते हैं, शीतकालीन आखेट है ये भी, ठीक है। बर्फ में 2 छेद कर देते हैं, 2 छेद करके क्या करते हैं, एक छेद में चारा डालते हैं मछलियों के लिए और हड्डी डालते हैं एक छेद में, ठीक है। और एक दूसरे छेद में हार्पून नाम का हथियार पहले से ही रखते हैं तैयार, ठीक है। जैसे ही मछली वहां से निकलती है, चारा खाती है, वैसे ही हड्डी हिलने लगती है, जैसे हड्डी हिलती है वैसे दूसरे छेद से वो हार्पून से शिकार कर लेते हैं। ये माउपाक, इतरपाक दोनों ही शीतकालीन आखेट के नाम हैं, ठीक है। इससे मछलियों का शिकार ही करते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा बसंतकालीन आखेट। अब बसंतकालीन आखेट को क्या कहते हैं, उतोप। उतोप मार्च के महीने में ही बसंतकालीन आखेट करते हैं। आखेट का मतलब शिकार, ठीक है। मार्च के महीने में कुत्तों की मदद से करते हैं। जब मार्च के महीने में जब हल्का सा सूरज उगना शुरू होता है, हल्का हल्का, और थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघलने लगती है, तो मछलियां क्या करती है, धूप सेकने के लिए बर्फ से बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है और कुत्ते उनको सूंघ लेते हैं दूर से ही, और उनका शिकार जो है कर लेते हैं। कौन, एस्किमोस। किसके माध्यम से, कुत्तों की मदद से। जैसी मछलियां धूप सेकने के लिए बसंत काल में मार्च के महीने में बाहर आती हैं, वैसे कुत्ते उसकी खुशबू को सूंघ लेते हैं और उनके मदद से वो शिकारी क्या कर लेते हैं, ये एस्किमो शिकार कर लेते हैं मछलियों का। फिर उस एक एक मछली बच्चों कम से कम 1-1 क्विंटल की, 2-2 क्विंटल की, 2.5-2.5 क्विंटल की होती है। उसकी चमड़ी से ये अपना घर भी बनाते हैं, उसकी हड्डियों से ये अपना मकान बनाते हैं, उसी के मांस को वो खाते हैं, उसी के तेल का वो इस्तेमाल करते हैं। सारा इनके इर्द गिर्द जो कुछ भी है, ये तीनों तरह की जो मछलियां, व्हेल, सील, वालरस, ये तीनों तरह की जो मछलियां, इनका शिकार करके इसी का भंडारण करते हैं, इसी को पूरे साल खाते हैं और इसी की हड्डियों से मकान बनाते हैं, इसी की हड्डियों से नाव बनाते हैं। नाव क्या, मछली की हड्डियों की चमड़े की नाव होती है, वो क्या होती है, कयाक। कयाक क्या है, इनका परिवहन का साधन है। एस्किमोस का परिवहन का साधन का क्या नाम है, कयाक। और वो किसकी होती है, मछली के चमड़े की नाव होती है। मछली की खाल जो होती है उसकी नाव बनी होती है हड्डियों की, मछली की हड्डियों और मछली की चमड़ी की नाव बनी होती है, उसको कयाक कहते हैं। कयाक में फिर ये अपना परिवहन का कार्य करते हैं, इधर से उधर आना जाना, शिकार के लिए भी इधर से उधर घूमना, ये कार्य ये बसंतकालीन आखेट में करते हैं। और बसंतकालीन आखेट का नाम क्या है, उतोप। उतोप बसंतकालीन आखेट कब करते हैं, मार्च में। वो भी कैसे करते हैं, जब धूप सेकने के लिए मछलियां बर्फ से बाहर आती हैं तो कुत्तों की मदद से वो मछलियों का शिकार कर लेते हैं। और परिवहन क्या है इनका, कयाक है, चमड़े की नाव है, मछली की हड्डियों और चमड़े, मछली की खाल की नाव बनी हुई है, और इसी से सारा जीवन यापन इनका उसी से है। अब आता है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट कैसे करते हैं, शीतकाल में तो ये बर्फ ही बर्फ रहती है चारों तरफ, वो हार्पून से करते हैं, माउपाक और इतरपाक, ठीक है। और बसंतकालीन आखेट उतोक है, मार्च के महीने मछलियां अपने आप ही बाहर आ जाती हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। अब आता है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन में होता है 3 महीने की गर्मी पड़ती है वहाँ, वो भी क्या, उसमें हल्की सी 1-1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की घास उगती है, वो काई, लाइकेन, ये रंग बिरंगे फूल छोटे छोटे ऐसे उगते हैं, वही वनस्पति होती है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन आखेट में क्या करते हैं, बारहसिंगा होता है, उसके सींगों का धनुष बाण बनाते हैं। बारहसिंगा को ये अपनी भाषा में बोलते हैं कैरिवो। क्या बोलते हैं, कैरिवो। कैरिवो के सींगों का धनुष बाण बनाते हैं, उसी से पक्षियों का, पशुओं का, खरगोश का शिकार करते हैं, ठीक है। ग्रीष्मकालीन। अब इनकी संपत्ति क्या होती है, संपत्ति जो होती है वो रेंडियर, संपत्ति में रेंडियर पशु, स्लेज, सील मछली का जो भी भंडारण करते हैं वो सारी संपत्ति में आती है। अब आता है बच्चों, ये वस्त्र कैसे पहनते हैं। वस्त्र सील मछली की खाल के बने हुए वस्त्र पहनते हैं, और ध्रुवीय भालू के
समूर का मतलब भालू के फर, जो बाल हैं, है ना, तो उससे स्त्रियां वस्त्र बनाती हैं। इसकी एस्किमोस की, ठीक है, एस्किमोस की स्त्रियां सील मछली की खाल से वस्त्र बनाती हैं और ध्रुवीय भालू के समूर से, फर से स्त्रियां वस्त्र बनाती हैं। ठीक है, अब आता है तिम्याक। अब ये तिम्याक क्या है? तिम्याक है वस्त्र का नाम, जो वस्त्र पहनते हैं, इसमें स्त्री और पुरुष के दोनों के वस्त्र एक से हैं, उसका नाम क्या है? तिम्याक। अब आता है अनोहाक। अनोहाक क्या है? तिम्याक के ऊपर पहनने वाला वस्त्र अनोहाक है। बच्चों ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आकर ऐसे पूछ ले जाते हैं। जैसे तिम्याक किसे कहते हैं? तो एस्किमोस जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को तिम्याक कहते हैं। अब अनोहाक क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? अनोहाक एस्किमोस जनजाति के स्त्री पुरुष जो तिम्याक पहनते हैं, उसके ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र अनोहाक होता है। ठीक है, अब आया इग्लू। अब इग्लू क्या? इग्लू है इनका मकान। एस्किमोस जिस मकान में ये निवासित होते हैं उसका नाम क्या है? इग्लू। इग्लू क्या होता है? वो 5-6 फीट जमीन में गहरा गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, उसमें गड्ढा खोदने के बाद में चारों तरफ मछलियों की हड्डियों का ढांचा खड़ा करते हैं और उस ढांचे में चारों तरफ से कवर्ड मछली की खाल को लगाते हैं। ठीक है, और उसमें कोई खिड़की नहीं होती इग्लू में, और उसको एक ही दरवाजा होता है, और जमीन के अंदर तो 5-6 फुट गहरा होता है वो ये इग्लू, और जमीन के ऊपर 2 या 3 फीट ऊंचा, बस इतना ही होता है। और एक और बात खासियत है कि इस इग्लू के दरवाजे पर ये लोग हमेशा मछली के तेल का दीपक जलाते हैं। उससे क्या होता है कि दीपक जलने की वजह से बर्फ इनका मेन गेट बंद नहीं कर पाती है, बर्फ गलती रहती है, पिघलती रहती है और आवागमन होता रहता है, इसलिए इसका नाम इग्लू पड़ा है। ठीक है, अब आता है कयाक। अब कयाक क्या है? कयाक क्या है? मैंने बताया ये नाव है, मछली की खाल से बनी हुई, हड्डी और चमड़े से बनी हुई नाव है। ये कितनी होती है? 5 मीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर तो ये लंबी होती है, और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। कयाक क्या होती है? नाव होती है 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी, और सील मछली की हड्डी और चमड़े से बनी हुई ये नाव होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आता उम्याक। अभी तो यहाँ चल रहा था तिम्याक, अनोहाक। ठीक है, तिम्याक क्या था? स्त्री पुरुषों का वस्त्र जो पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं वो। अनोहाक तिम्याक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है, अब इग्लू जो मकान जो बनाते हैं, 5-6 फीट जमीन में गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसके चारों तरफ सील मछली का वो बनाते हैं, फर्श टाइप में खाल का, और हड्डियों का ढांचा बना के उसके चारों तरफ मछली की खाल को आवरण बनाते हैं, तिरपाल टाइप में लगाते हैं, एक ही गेट रखते हैं छोटा सा, और उसमें भी क्या मछली के तेल का दीपक जला रहता है। ये इग्लू की है। फिर कयाक आया, 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर, यानी 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी नाव होती है, और मछली की हड्डियों और उसकी खाल से, चमड़े से बनी हुई ये नाव होती है। अब आता उम्याक। उम्याक क्या है? कयाक से बड़ी नाव, यानी कयाक तो 5 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी, और उम्याक इस कयाक से भी बड़ी, 5 मीटर से भी ज्यादा बड़ी। व्हेल मछली के शिकार के समय ये काम में आती है। उम्याक बड़ी नाव होती है। ठीक है, इसका बनावट से कयाक जैसी होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर आता है। अब आता है सिलेज। अब सिलेज क्या है? सिलेज क्या है? बिना पहिए की गाड़ी। बिना पहिए की गाड़ी यानी बर्फ पे फिसलने वाली गाड़ी है, और वो किसके द्वारा खींची जाती है? रेनडियर पशु द्वारा खींची जाती है। सिलेज बिना पहिए की बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है और रेनडियर पशु द्वारा खींची जाती है। ठीक है, अब आता है एल्यूट। अब ये एल्यूट क्या है? एस्किमोस द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जो भाषा बोलते हैं, जैसे हम हिंदुस्तानी हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, सब तरह की भाषा बोली जाती है। ऐसे इनकी भाषा क्या है? एल्यूट भाषा। ठीक है, अब आया समाज संस्कृति। कैसी समाज है इनका? आदिम प्राचीन समय का जो समाज है वैसा ही है। घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ पशुपालन वगैरह, जैसे शिकार करने के लिए घूमते फिरते हैं उधर, घुमक्कड़ की तरह से। बहुपत्नी प्रथा है,
एक व्यक्ति कई पत्नियां रख सकता है। जादू टोने में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी है मतलब। अब आता है त्योहार। ये त्योहार मनाते हैं नहीं मनाते, उत्सव मनाते हैं, ये मनाते हैं। कब मनाते हैं? ग्रीष्म काल में मनाते हैं, ठीक है। अब ये तो रहा इनका प्राचीन समय। अब आधुनिक संस्कृति से संपर्क हुआ। कब हुआ? 1960 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जितनी भी जनजातियां थी इधर उधर जो रह रही थी, उनको आधुनिक संपर्क में लाया गया। उनको विश्व की अन्य जातियों से, अन्य संस्कृतियों से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो 1960 के बाद ये इस जाति पर का संपर्क कब बढ़ा? 1960 के बाद में अमेरिकन लोगों से और यूरोप के लोगों से संपर्क बढ़ा, और ये आग्नेय वस्त्रों का प्रयोग करना सीखा इन्होंने। आग्नेय वस्त्र, बंदूक वगैरह चलाना, ठीक है। फिर कयाक के स्थान पर मोटर चलित नाव इनकी चलने लगी। स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर। स्नो स्कूटर आधुनिकता कब की पहचान है। और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर यानी बर्फ में चलने वाला स्कूटर, मोटर चलित यंत्र चलने लगा। और फिर रहन सहन में इनका बदलाव आया, व्यापार करने लगे मछली की हड्डियों वगैरह का, खाल वगैरह का। और उसके बाद में अलास्का, कनाडा में इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको एस्किमोस जनजाति के बारे में मेरा जितना प्रयास रहा था, जहां तक मेरा संभव हुआ था, सारे पॉइंट्स मैंने इसमें दे दिए हैं। और सारे ये पॉइंट्स जो हैं किसी ना किसी रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ें और इनको लिखें, इन पॉइंट्स को, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं